नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त अमेरिका समेत पूरी दुनिया की निगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाइना विजिट पर है। मोदी फिलहाल जापान में हैं, कल चीन पहुंचेंगे, लेकिन अमेरिका के अखबारों में आज बड़े बड़े आर्टिकल छपे। अगर भारत, चीन और रूस मिल गए तो अमेरिका का क्या होगा? अगर ट्रंप के टैरिफ के जवाब में रशिया, चाइना और रूस ने कारोबारी गठजोड़ कर लिया तो इससे अमेरिका की इकोनॉमी पर क्या असर होगा? आज ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाली एक और खबर आई। आज रूस ने कंफर्म कर दिया कि प्रेसिडेंट पुतिन इसी साल दिसंबर में भारत का दौरा करेंगे। इसीलिए अमेरिका में ट्रंप के बड़बोलेपन और मोदी की साइलेंट डिप्लोमेसी की खूब चर्चा हो रही है। अब अमेरिकी एक्सपर्ट्स ये एनालाइज कर रहे हैं कि चीन और भारत के रिश्ते तो दुश्मनी वाले थे। आखिर मोदी ने शी जिनपिंग पर क्या जादू कर दिया कि अब सीमा विवाद के पर बात होने के बाद दोनों देशों के नेता एक दूसरे के यहाँ दौरे कर रहे हैं? क्या ये सब अमेरिका को घेरने की रणनीति है? क्या ये चीन की चाल है? अगर रूस, चीन और भारत मिलकर ट्रेड करेंगे तो अमेरिका कहाँ से सामान खरीदेगा? अपने प्रोडक्ट्स कहाँ बेचेगा? क्योंकि दुनिया का 2/3 बाजार तो अमेरिका के हाथ से निकल जाएगा। अमेरिका के एक्सपर्ट्स कितने परेशान हैं और ट्रंप के एडवाइजर प्रेसिडेंट को क्या सलाह दे रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे आज की बात में। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त चाइना पहुंच चुकी है। चीन में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की कैसी तैयारी है? चीनजिंग को एससीओ समिट के लिए कितने शानदार तरीके से सजाया गया है, इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जापान में है, तो पहले आपको जापान का हालचाल बता दूं, जापान की तस्वीरें दिखा देता हूं। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी 8वीं बार जापान पहुंचे हैं। इस बार मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के इनविटेशन पर इंडो जापान समिट के लिए टोक्यो में हैं। टोक्यो पहुंचने पर मोदी का भव्य स्वागत हुआ। जापान के लोगों ने भारतीय परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री को वेलकम किया। मोदी के स्वागत में जापानीज समुदाय के लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप किया और हिंदी में उनको सफल दौरे के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम को चीन पहुंचेंगे, 2 दिन का दौरे पर होंगे। चीन में मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के समिट में हिस्सा लेंगे। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल मीटिंग होने की संभावना है। इसके अलावा मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी 1-to-1 मीटिंग करेंगे। क्योंकि इस बार एससीओ समिट बीजिंग के पास तेंजिन में हो रही है, इसमें 20 देशों के नेता और 10 इंटरनेशनल संगठनों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। इसलिए चीन ने जबरदस्त तैयारी की है। अब बात करते हैं बिहार की। राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने के सवाल पर अब कांग्रेस के नेता डिफेंसिव पर हैं। बीजेपी के नेता राहुल से माफी की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच लाठी डंडे चल रहे हैं। पटना से लेकर कोलकाता, गुवाहाटी और दिल्ली तक इसी मुद्दे की गूंज सुनाई दी। हालांकि जिस शख्स ने मंच से माइक पर प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली दी, उसको दरभंगा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इस शख्स का नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा है। मोहम्मद रिजवी दरभंगा के गांव भपुरा करमौनी से गिरफ्तार किया गया। ये व्यक्ति दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भपुरा गांव का रहने वाला है। पेशे से ड्राइवर है और पंचर की दुकान चलाता है। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल का जिक्र, मोदी की मां को गाली देने का इशू आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी डील किया। उन्होंने सख्त नाराजगी जाहिर की। मोहन यादव इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं। मैंने राजनीति में भाषा के गिरते स्तर पर
मोहन यादव से सवाल किया तो मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस भारत की संस्कृति को भूल गई है। जैसे महाभारत में गाली देने वाले शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से मारा था, वैसे ही अब देश के लोग कांग्रेस पर वोट का सुदर्शन चक्र चलाएंगे। मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूं। हमारी इस देश की संस्कृति तो ऐसी कभी नहीं है, बल्कि और उल्टा, हमारे यहाँ तो देश के दुश्मन भी अगर सेना से युद्ध करते हुए मारे जाते हैं तो हम ससम्मान उसके शरीर को भी वापस पहुंचाने में गर्व करते हैं। और जो दिवंगत हो गई माननीय मोदी जी की माता जी, उनको कोई गाली बकता तो उसका दिमाग का दिवालियापन हो गया, ये पक्का है। उसके वो भारतीय संस्कृति को नहीं समझता। मैं कटु शब्दों में आप सबके माध्यम से भी निंदा करता हूं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं उनको माफी मांगना पड़ेगी, माफी मांगना भी चाहिए। आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी भाषा की मर्यादा तोड़ी। महुआ मोइत्रा ने कहा, अगर गृह मंत्री अमित शाह बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं रोक सकते तो उनका सिर काटकर प्रधानमंत्री की टेबल पर रख देना चाहिए। इस बयान के बाद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कृष्णानगर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। असल में बीजेपी बंगाल में भी वोटर लिस्ट के रिवीजन की मांग कर रही है, घुसपैठियों को देश से निकालने की बात कह रही है। इसीलिए आज महुआ मोइत्रा ने कहा कि जो लोग बार बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हैं उन्हें यह सवाल देश के होम मिनिस्टर से पूछना चाहिए, क्योंकि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी तो होम मिनिस्ट्री की है। महुआ ने कहा कि अमित शाह होम मिनिस्टर के तौर पर घुसपैठ रोकने में नाकाम रहे हैं, इसलिए गृह मंत्री का सिर काटकर प्रधानमंत्री की टेबल पर रख देना चाहिए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को डराने धमकाने वालों को, हिंदुओं को पलायन के लिए विवश करने वालों को सख्त चेतावनी दी। प्रतापगढ़ में योगी ने कहा, जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करेगा अब उसे खुद घर बार छोड़ना पड़ेगा और भागना पड़ेगा, खुद पलायन करना पड़ेगा। योगी का इशारा संभल की तरफ था। असल में संभल हिंसा पर जांच कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें खुलासा किया गया कि संभल में हिंदुओं की आबादी घटकर 15% रह गई है। ज्यादातर हिंदू डर के कारण पलायन कर रहे हैं, उनके संपत्तियों पर कब्जा हो गया है। इसीलिए आज योगी ने कहा कि संभल के बारे में जांच कमीशन की रिपोर्ट से साफ है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारें दंगे करवाती थी। संभल हिंसा पर जांच कमीशन की रिपोर्ट में जो दावे किए गए हैं उनको ग्राउंड पर वेरीफाई करने के लिए मैंने अपने संवाददाता अभय पाराशर को संभल भेजा। आप अभय पाराशर की रिपोर्ट देखेंगे। जिन लोगों ने संभल में अपने घरों और दुकानों पर ताले लगाकर दूसरे शहरों का रुख कर लिया, उनकी बात सुनेंगे तो अंदाजा होगा कि पिछले 50 साल में संभल में हिंदुओं की आबादी घटकर 15% क्यों रह गई। अभय ने बताया कि संभल के जिन मोहल्लों में पहले हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी, अब उन मोहल्लों के ज्यादातर मकानों पर या तो ताले लटके हैं या फिर इन मकानों को बाहर से आकर संभल में बसे मुसलमानों ने खरीद लिया। संभल के डाकखाना रोड पर ज्यादातर घर और दुकानें हिंदुओं की हैं। इस इलाके में कभी बड़ा बाजार हुआ करता था, लेकिन अब यह मोहल्ला सुनसान है, क्योंकि ज्यादातर हिंदू अपने बच्चों को लेकर सामान समेटकर मुरादाबाद, दिल्ली और गाजियाबाद जैसे इलाकों में शिफ्ट हो गए। मैं आपको मुंबई का हाल बता दूं। मुंबई में हर इलाके में जाम लगा हुआ है। अभी तक दफ्तरों से निकले लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल अपने हजारों सपोर्टर्स के साथ मुंबई पहुंच गए हैं। जरांगे पाटिल ने आजाद मैदान में आमरण अनशन शुरू कर दिया है, लेकिन उनके सपोर्टर्स मुंबई में जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आंदोलन करने वालों ने सड़कों पर गाड़ियां पार्क कर दी हैं, इसलिए आज मुंबई के लोग दिन भर परेशान रहे। जरांगे पाटिल ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनके सपोर्टर्स मुंबई में जमे रहेंगे।